बंद कर देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी छोटा होता 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 एक दिन पूरा दिखाई नहीं देता है और दूसरे दिन थोड़ा सा दिखाई देता है। ये क्यों? और इसके बारे में एक बड़ी सोच है कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, स्वयं प्रकाशमान नहीं है। क्योंकि जो भी स्वयं प्रकाशमान पिंड होते हैं उनको तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। तो स्वयं प्रकाशमान किसी ग्रह और उपग्रह को स्वयं प्रकाशमान नहीं माना जाता। स्वयं प्रकाशमान वही है जो तारा है, जिसके अंदर ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है और उसकी चमक है। चंद्रमा चमकता नहीं है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ये थोड़ा इसको समझेंगे अपन कि क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है। अब कहते हैं कि शुरू में हमें भी हमारे अध्यापक जी ने जब बताया कि सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, परावर्तित होकर के प्रकाश हमारे यहाँ पर आता है। सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है, उसका परावर्तित प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है तो चांदनी रात हमारे यहाँ हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब सूर्य कहने में कहते हैं उसका भी धरातल है पृथ्वी जैसा ही, इतना तेज कैसे परावर्तन दर्पण करता है। तो दर्पण तो अलग, उसकी अलग एक तरह का परावर्तन करने की उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा परावर्तन फेंकता है। तो क्या चंद्रमा दर्पण की तरह कांच का बना हुआ घोड़ा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दर्पण भी नहीं है वो एक तरह से, फिर भी इतना प्रकाश क्यों फेंक देता है, इसे थोड़ा समझे। क्या है कि कंपैरिजन में अगर देखें, हमारी पृथ्वी पर दिन में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो हमारी पृथ्वी खुद इतनी ज़्यादा प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि हमारी आंखें सुबह शाम प्रकाश की आदतों पर इनका रेटिना का फैलाव और सिकुड़न होता है। तो सुबह अब अगर अपना हम लोग देखते हैं, कई बार अंधेरे कमरे में हम फंस जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो एकदम से चुन दिया जाती है आँखें। क्यों? क्योंकि आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी है। अब अगर अपन बाहर निकलेंगे तो बाहर जो धूप का प्रकाश है वो ज़्यादा है तो उसमें हमारी आंखें एकदम से नहीं देख पाती ठीक ढंग से। कारण क्योंकि आंखों का रेटिना उस अंधेरे के हिसाब से सेट हो सका है। या बहुत ज़्यादा प्रकाश है, अगर अंधेरे में जाएंगे तो अंधेरे में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर बाद में धीरे धीरे काफ़ी देर तक अंधेरे में बैठे रहेंगे तो अंधेरे में दिखना शुरू हो जाता है काफ़ी कुछ। तो सुबह और शाम क्या होता है कि धीरे धीरे अंधेरा होता है, लगभग घंटे 2 घंटे में जाकर के पूरा अंधेरा होता है। तो हमारी आंखें उस अंधेरे के हैबिचुअल हो जाती है। सुबह भी ऐसे ही होता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको प्रकाश होने में, तो आदत पड़ जाती है। तो दिन में जो सूर्य की किरणों से हमारी पृथ्वी कितनी ज़्यादा चमकती है उसे देखें कि दिन में अगर अपन जलती हुई ट्यूबलाइट धूप में कहीं रख दें दोपहर में, तो जलती हुई ट्यूबलाइट जितनी चमक रही है उतनी हमारी पृथ्वी भी चमक रही है, हम देखेंगे। इसका मतलब जैसी ट्यूबलाइट चमकती है उतनी हमारी पृथ्वी चमकती है दिन में। परंतु दिन में वो हमें इतनी चमकती हुई क्यों? दिन में ट्यूबलाइट भी अगर कहीं चमकती है तो हमें दिखाई भी नहीं देती है। बहुत दूर ट्यूबलाइट है तो उसको पता ही नहीं चलता। और धूप में अगर ट्यूबलाइट पड़ी है तो उसका पूरी तरह से पता ही नहीं रहता कि ट्यूबलाइट ऑन है या ऑफ है। अगर दूर हो तो थोड़ी चालू कर रखी है नहीं कर रखी है ये भी पता नहीं चलता। क्यों? कि उस समय पृथ्वी का धरातल भी उतना ही प्रकाश फेंकता है, उतना ही प्रकाश परावर्तित करता है जितनी ट्यूबलाइट अपना प्रकाश फेंकती है। तो ट्यूबलाइट की तरह प्रकाशमान होती है पूरी पृथ्वी। हालांकि वो दर्पण की तरह नहीं है, फिर भी दर्पण बहुत जो है वो ज़्यादा परावर्तित करता है। बाकी परावर्तित तो जैसे अपने सफ़ेद कपड़े हैं वो भी ज़्यादा परावर्तन देते हैं। तो हर चीज़ प्रकाश का परावर्तन करती है, तो पृथ्वी भी परावर्तन करती है। इसी प्रकार चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई देता है वो पूरी तरह उस पर धूप है, सूर्य की धूप होने की वजह से यहाँ पर है हम अंधेरे में। दिन में तो चंद्रमा थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है, दिन में भी वो उतना ही चमकता है जितना रात में, परंतु दिन में हम धूप में खड़े हैं इसलिए हमें वो ज़्यादा चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। पर रात में वो प्रकाश फैला देता है और उसमें हम किताब तक पढ़ लेते हैं कई बार और काफ़ी अच्छा प्रकाश उसका हो जाता है। अब अपन बात करें चंद्रकलाओं की, तो अपन पहले पूर्णिमा को लेते हैं।
पूर्णिमा के दिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे ही इधर चांद निकलता है। पश्चिम में सूर्यास्त होता है और पूर्व में चांद निकलता है। तो चांद का सूर्य की वजह से जो पूरा प्रकाशित भाग है वो पृथ्वी की तरफ होता है, और वो पूरी रात जो है चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है। कारण कि उसका प्रकाशित हिस्सा जितना भी है, क्यों वो सूर्य से प्रकाशित होता है, और तो कोई प्रकाशित करता नहीं उसको, क्यों नज़दीकी तारा सूर्य है और कोई तारा नज़दीक है नहीं। तो सूर्य जो है प्रकाशमान है और उसका प्रकाशित हिस्सा, इसकी वजह से पूनम को पूरी रात हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी कभार पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के रास्ते पे बीच में आती है तो वो कई बार चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पूरी पहुंच नहीं पाती, पृथ्वी रास्ते में आ जाती है। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो जैसे ही सूर्यास्त होता है और इधर चंद्रमा उदय होता है, इसका मतलब पृथ्वी तो बीच में है दोनों के, परंतु पृथ्वी रोजाना सूर्य के आड़े आ नहीं सकती। सूर्य पृथ्वी से 300 गुना बड़ा है, इसलिए सूर्य की सारी किरणों को पृथ्वी रोक नहीं पाती। पर कभी कभार संयोग से बहुत ज़्यादा शीत हो जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हाँ, अब पूर्णिमा के बाद में जो एकम आती है उस दिन वो सूर्यास्त होने के थोड़ी देर बाद में उदय होता है, इसलिए उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से छोटा हो जाता है। फिर एकम के बाद बीज, तीज, चौथ, पाँचम, आठम तक लगभग आधा प्रकाशमान भाग हमें दिखाई देता है और आधा प्रकाशमान भाग सूर्य, आधा प्रकाशित तो आधा होता है चंद्रमा, परंतु पृथ्वी पर आधा ही प्रकाशित हिस्सा दिखाई देता है, बाकी वाला प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। यूं करके अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा लगभग एक साथ उदय होते हैं। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट 15 मिनट का फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। आधा घंटा पूर्ण घंटे से ज़्यादा तो होता ही नहीं, आधे घंटे के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा फर्क हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है, सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। तो सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है वो प्रकाशित हिस्सा सूर्य की तरफ होता है और पृथ्वी की तरफ उस दिन चंद्रमा का जो है अंधेरा भाग होता है हमारी तरफ। इसलिए अमावस्या को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है पूरे दिन। दिन में होता है चंद्रमा परंतु वो दिखाई नहीं देता है। और फिर एकम आती है चंद्रमा दूसरे दिन अमावस्या के बाद, तो सूर्य उदय होने के थोड़ी देर बाद में चंद्रमा उदय होता है। फिर भी वो हमें दिखाई दे, क्योंकि उसकी मामूली सी धारी जो है वो चमकती हुई होती है, परंतु दिन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे। परंतु सूर्यास्त के बाद हम देखेंगे तो जिधर सूर्यास्त हुआ है, अगर वो जैसे यहाँ सूर्यास्त हुआ है और यहाँ चंद्रमा है, तो इसका इधर वाला हिस्सा जो है प्रकाशित दिखाई दे, पतली सी लाइन दिखाई देती है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह, सूर्यास्त जहाँ हुआ है वहीं चंद्रमा है उसी, तो चंद्रमा बिल्कुल नीचे से चमकता हुआ पतली सी कोर धारी दिखाई देती है। अगर इधर है तो इधर वाला थोड़ा तिरछा दिखाई देता है, इधर है तो इधर वाला, यूँ अपन देखते हैं। बीज को थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, कई बार तो एकम को दिखाई भी नहीं देता है। हम लोगों को बीज को अवश्य ज़रूर रूप से वो दिखाई। और मुसलमान लोग जो है, हिंदुओं में भी इसका बड़ा शौक है, क्योंकि अमावस्या के दिन हिंदू और मुसलमान कैलेंडर जो है वो चंद्रमा पर आधारित है। भारत के जितने भी कैलेंडर है प्राचीन वो सारे चंद्रमा पर आधारित है। भारत के महीने चंद्रमा पर है। हाँ, भारत ने सौर वर्ष को भी स्वीकार किया है और उसके तहत भारत ने उसमें एक अलग महीना, विक्रम संवत में एक महीना एक्स्ट्रा कर लेते हैं 3 साल के बाद में, ताकि सूर्य से हमारा कैलेंडर जुड़ा रहे, सौर कैलेंडर बन जाता है हमारा कैलेंडर। अन्यथा अपन देखते हैं मुसलमानों ने सौर वर्ष को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और उस वजह से वो केवल चांद पर ही चलाते हैं उनके महीने पूरे। तो चंद्रमा जो उदय होता है, अमावस्या को चंद्रमा खत्म हो जाता है, तो पूरी पृथ्वी ये सोचती है, पृथ्वी के लोग, कि चंद्रमा कहाँ गया, चंद्रमा नहीं रहा। दूसरे दिन खुशी होती है जब छोटी सी धारी दिखाई देती है। हिंदू भी हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करते हैं कि नया चंद्रमा दिखाई दिया, और मुसलमान
उस दिन से नया महीना शुरू करते हैं जब चंद्रमा दिखाई देता है। वो तो चंद्रमा को देखे बिना महीना शुरू ही नहीं करते। हिंदू तो खगोल की गणनाओं के आधार पर भी अपना कैलेंडर पहले फिक्स कर देते हैं, परंतु मुसलमानों का कैलेंडर चंद्रमा को देखने के बाद घोषणा होती है, चांद देखने के बाद, और फिर वो करते हैं, और वो भी उसको नए चंद्रमा को बड़ा शुभ मानते हैं। ये भारत में दोनों धर्मों में ये मान्यता है। तो अब देखो हमारे यहाँ गाँवों में क्या एक मान्यता है कि चंद्रमा किधर से तिरछा है। अगर यूँ तिरछा है तो बरसात अच्छी होगी, नीचे से है तो कम होगी। जबकि ये तय अगर ध्यान देंगे अपन तो अपन को पता चल जाएगा कि सूर्य अस्त कहाँ हुआ है, चंद्रमा कहाँ अस्त हो, ठीक उसके ऊपर अस्त होने वाला है तो नीचे से दिखाई देगा। थोड़ा इधर है तो इधर की धार दिखाई देगी, थोड़ा उधर है तो इधर की धार। ये अपन अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसका प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। जूं जूं 1, 20, 30 को चंद्रमा सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा काफ़ी ऊपर रहता है तो उसकी धारी ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लग जाती है, चमकदार किनारी बड़ी होती रहती है। यूँ करके 7म 8म को आधा चंद्रमा इधर इधर वाला सूर्य की तरफ वाला प्रकाशित दिखाई देता है, आधा हमें नहीं दिखाई देता है, और फिर पूर्णिमा। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं ये चंद्रकलाएँ इस वजह से है कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ उदय और अस्त नहीं होते। अगर एक साथ उदय और अस्त होते, जैसे शाम को सूर्यास्त के समय ही चंद्रमा रोज उदय हो तो रोज चांदनी रात होगी, परंतु कहते हैं रोज चांदनी रात नहीं होती, क्योंकि वो 29 दिन में पृथ्वी का एक राउंड पूरा करता है और इसलिए वो रोज उसकी स्थिति बदलती रहती है। स्थिति बदलने से उसके चंद्रमा के प्रकाशित भाग की स्थितियाँ भी पृथ्वी पर दिखने वाली अलग अलग होती है, जिसे चंद्रकलाएँ कहते हैं। और ये इसके लिए ऐसा चित्र भी बना रखा है किताब में, और इससे बच्चों को कुछ समझाया जा सकता है जहाँ किताब हो। और गूगल पर भी ऐसा चंद्रकलाओं का चित्र अगर डाउनलोड करके दिखाया जाए तो दिखाया जा सकता है, और वीडियो भी कोई मिल सकते हैं इसके। हाँ, एक इसमें चैप्टर है अपन सूर्य ग्रहण की भी थोड़ी चर्चा। मैंने ये भी बात की कि सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को एक साथ दिखाए उदय होते हैं लगभग, तो कभी कभार सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कम होते हैं, चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा होते हैं। कारण चंद्रमा बहुत छोटा पिंड है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी कभार ही आ पाता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद होता था और उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो वो सूर्य बहुत बड़ा है फिर भी सूर्य ग्रहण क्यों हो जाता है, चंद्रमा तो छोटा है। कारण है कि चंद्रमा हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर दूर कोई चीज़ हो तो सूर्य को वो नहीं रोक पाएगी, पर अपन आँख के पास ही कोई ले आए तो पूरा सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। बड़ी से बड़ी चीज़ एक छोटी सी उंगली की वजह से दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्यों, वो नज़दीक की वजह से। तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की अपन ने थोड़ी बात की। चंद्रकला के हिसाब से भारत में पखवाड़े हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं जो चंद्रमा घटता हुआ होता है, पूर्णिमा के बाद के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा छोटा होने लगता है, होते होते एक दिन पूरा दिखाई देना बंद होता है, वो है अमावस्या। ये कृष्ण पक्ष है। फिर जिस दिन नया चंद्रमा दिखाई देता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसको अच्छा माना जाता है। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसका कारण साफ है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो सीधी गर्मी आती है और सर्दी भी एकदम ज़्यादा आ जाती है। दूसरा, पानी भी इसको प्रभावित करता है। जैसे समुद्रों के किनारे कम ठंड और कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होते और जल्दी ठंडे नहीं होते। तो चंद्रमा तो कोरा धरातल है, न तो वायुमंडल है न जल मंडल है, इसलिए वो वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में चक्कर लगाता है, जबकि उसका अक्ष का जो है वो ज़्यादा है, 29 दिन का है।
अब है अपने इनमें क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक बहुत बड़ा वलय है, एक चूड़ी वलय होता है, जैसे टायर होता है, उसकी तरह जो वलय है वो है क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टिका है, और उसमें असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह, जिन्हें अवान्तर भी ग्रह भी कहते हैं। ये एक मलबा टाइप है, धूल के कणों की तरह, बहुत सारा अंधकार टाइप, वो सारा का सारा वो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो इसलिए उसको भी सौर परिवार का हिस्सा माना जाता है। अब है उल्का पिंड। उल्काएं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी ग्रह का टुकड़ा तो टूटता है तो वो उसका उपग्रह बन करके उसके चारों ओर उसकी कक्ष स्थापित हो जाती है, उसका परिभ्रमण हो जाता है शुरू, तो वो तो उपग्रह बन जाता है। परंतु ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो धूमकेतु है, इनके जो टुकड़े टूटते हैं वो उनके गुरुत्वाकर्षण से अलग हो जाते हैं, उनके चारों ओर चक्कर नहीं निकालते, क्योंकि वो छोटे पिंड है और इसलिए वो उनको गुरुत्वाकर्षण में बांध कर रख नहीं सकते। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर ही राउंड करेगा, कहीं नहीं भागेगा, इसका निश्चित पथ है, परिभ्रमण पथ है। इसी प्रकार बाकी के उपग्रह उनके भी पथ हैं, परंतु इनके जो टुकड़े होते हैं वो उल्का के रूप में कई बार पृथ्वी के धरातल की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींच के चले आते हैं, कभी बृहस्पति पर चले जाते हैं, कभी मंगल पर चले जाते हैं, जहाँ आसपास होते हैं उनके गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में आकर के और वहाँ भागते हुए जाते हैं। और वो जब कई बार हमारे जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो लंबी एक पूंछ टाइप दिखाई देने लग जाती है उनकी, क्योंकि वायुमंडल के घर्षण से आग उगलती है। वायुमंडल का जो घर्षण होता है, उनकी स्पीड तेज होती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, बहुत तेज गति से। अपन सोचते हैं कि अगर अपन भी अगर 50 मंजिल से गिरेंगे तो यहाँ आएंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी, तो वो तो काफ़ी बड़े पिंड है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आते ही उनकी स्पीड पृथ्वी की तरफ तेज होती है। तेज स्पीड में जब आते हैं तो हवा का घर्षण होता है, घर्षण बल से आग निकलती है, तेज तपिश पैदा होती है। उस तपिश की आग की वजह से उनकी चमकती हुई, और वो धीरे धीरे कई अनेक जो उल्काएं हैं, जो पिंड हैं, वो वायुमंडल की वजह से बिखर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कभी कभार कोई उल्का पिंड, छोटा टुकड़ा पृथ्वी तक पहुंच जाता है, उसे उल्कापात कहते हैं, उसे कहते हैं उल्कापात। वो पृथ्वी पे जहाँ भी गिरता है वहाँ गड्ढा पड़ता है, और समुद्र, ज़्यादातर बड़े समुद्र है पृथ्वी पर, जो ज़्यादातर तो समुद्रों में ही पड़ेगा, संभावना बहुत कम रहती है। और इसके इस प्रकार जो है वो पृथ्वी पर गड्ढे बढ़ जाते हैं और ये उल्कापात कहलाता है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर सौर परिवार का पूरा हुआ। इस पे ये इतनी चर्चा हो सकती है। अब अपने बच्चों से जो भी प्रश्न चाहे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी के बराबर आकार का ग्रह कौन सा है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, इस प्रकार के कई क्वेश्चन अपन बना सकते हैं इस चर्चा के आधार पर। और हमारे घर के 5-4 बच्चे हैं तो उनमें से कोई किसी के जवाब देता है, कोई नहीं देता है, तो ये एक वापस पुष्टि मिल जाती है हमें कि हमने जो चर्चा की, हमने जो बच्चों को समझाने का प्रयास किया, चंद्रकलाओं को समझाने का प्रयास किया, उसके सारे क्वेश्चन अगर अपना हाथों हाथ उनसे करते हैं तो मैं तो क्या है कि कक्षा में पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन पुटअप कर नहीं पाता हूँ, सुन नहीं पाता हूँ, इसलिए क्वेश्चन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, मुझे जवाब भी नहीं मिलते हैं क्यों मैं सुन ही नहीं पाता हूँ उनकी बात, तो बड़ी दिक्कत रहती है। ज़्यादातर तो मुझे बच्चों को खड़ा करना पड़ता है कि उसने क्या जवाब दिया, तुम बोर्ड पर लिख तो मुझे पता चले कि उसने ये जवाब दिया, मैं तो सुन ही नहीं पाता, ये दिक्कत हो जाती है। तो आप तो सुन पाते हो, इसलिए काफ़ी प्रश्न पूछ करके, और ये सारी पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर है, कौन कौन से ग्रहों के बीच में, ये सारे क्वेश्चन इसमें अभ्यास में दे रखे हैं। आगे अपन अगला चैप्टर अब भूगोल खगोल का नहीं लेकर के कोई दूसरा चैप्टर देखूंगा मैं, इसमें कौन सा लिया जाना चाहिए, हिस्ट्री या सामाजिक का। हाँ, मैंने कहा ना नियमित रूप से लेंगे तो अपन पाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे। अब मनुष्य जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर और मनुष्य तक की यात्रा। अगर अब अपन यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात आई नहीं है। शियाग जीवन जी धन्यवाद, आप तो वो रोज़ बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई आपने। हाँ, आपको ठीक लगी तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी सार्थक हुआ मेरा बोलना।
बेकार नहीं गया। मैं इसे यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, ज़रूरत पड़े तब बच्चे देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हरदीन जी मेरा कहते हैं सराहनीय कदम, साथ में शिक्षण कार्य, बच्चों के भविष्य को संवारने का सार्थक प्रयास। हाँ, जितना हो सकता है अपन करते हैं। ये भविष्य तो आपको अपने घर के बच्चों को समझाना है, बड़े बड़े बच्चों को भी समझा सकते हो, और घर की औरतों को, बुजुर्गों को भी चंद्रकलाओं के संबंध में यह चर्चा की जा सकती है अगर उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो। हालांकि वो से तय हो गया, पुण्य में तो पूरा दिखाई देगा ही, इसमें क्या है, पुण्य को पूरा क्यों दिखाई देता है ये भी तो तय होना चाहिए। ये अमावस्या को क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, ये जिज्ञासा ही मन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि कैलेंडर में लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण इसलिए होता है, तो कैलेंडर तय थोड़ा ही करता है सूर्य ग्रहण को। तो ये सारी अगर जिज्ञासाएँ हैं तो उन जिज्ञासाओं को शांत करें। ये जानकारियाँ जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी रहती है। रेखा राम जी डोकिया, शानदार जानकारी दी सर जी। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा, इस सब के लिए धन्यवाद, आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है। हाँ, शाम का सत्र ठीक लगे तो आप इसे शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ पर और वीडियो आप देख सकते हैं, आराम से मिल जाते हैं। और शाम का सत्र जो है वो है आज ओशो के जीवन पर परिचय से संबंधित, कल जहाँ तक हुआ था उससे आगे शुरू करना है। ठीक है, धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।